पाठ 15 माया नगरी मुंबई। भारत के सबसे बड़े शहर मुंबई का नाम इस नगर की अधिष्ठात्री देवी मुंबा देवी के नाम पर पड़ा। मुंबा देवी का मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर का स्थापत्य भी पुराना है। मुंबा देवी के अतिरिक्त ठीक उन्हीं के सामने श्री कृष्ण का तथा दूसरी तरफ गणेश और हनुमान जी का एक नया विशाल मंदिर निर्मित हुआ है, जहां दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ती है। पर प्रधानता अभी भी मुंबा देवी की ही है। अंग्रेजों को शहरों कस्बों के नाम बिगाड़ने का बहुत शौक था। वे अपने उच्चारण की सुविधा के लिए नाम बदल देते थे। दिल्ली अच्छा खासा नाम था, इसे उन्होंने दिल्ली कहना शुरू किया। कलिकत्ता कलकत्ता बन गया। इसी तरह मुंबई बॉम्बे या बम्बई बन गई। यह बम्बई नाम हाल तक रहा। महाराष्ट्र सरकार ने अंततः इसे इसका प्राचीन नाम मुंबई दिलवाया, जो केंद्र सरकार की सहमति से संभव हुआ। मुंबई देश के सबसे बड़े महानगरों में से एक है। यह वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। अमेरिका के हॉलीवुड की तर्ज पर इसे भारत का बॉलीवुड कहा जाने लगा है। यहाँ जितनी फिल्में बनती हैं, उतनी देश के किसी अन्य नगर में नहीं बनती। पहले चेन्नई से इसकी प्रतियोगिता थी, पर वह अब समाप्त हो चुकी है। अब फिल्मी दुनिया का यह बेताज बादशाह है। फिल्म नगरी होने के कारण यह शहर बहुत ही फैशनेबल बन गया है। यहाँ समाज के हर दर्जे की उन्मुक्तता है। यहाँ की पोशाक व वेशभूषा भड़कीली और आकर्षक है। मुंबई को उसकी तड़क भड़क और ग्लैमर के कारण माया नगरी कहते हैं। एक नौजवान या नवयुवती मुंबई जाए तो फिर उसके लिए वहाँ की माया को त्याग कर बाहर आना कठिन हो जाता है। कितने ही लोग वहाँ फिल्मों में भाग्य आजमाने के लिए जाते हैं। वह भूखे पेट फुटपाथों पर सोकर भी संघर्ष करते हैं। सफलता तो कम ही को मिलती है। अधिकांश वापस लौटने के बदले आधा पेट खाकर ही यहाँ जीवन काट देते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग फिल्म के अन्य छोटे मोटे कामों में आ जाते हैं। होटलों मोटलों में वेटर और नौकर बन जाते हैं, पर होकर रहते हैं मुंबई के ही। यही है इस माया नगरी का मायावी आकर्षण। व्यापार या व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये देश की धड़कन है। यहाँ का शेयर बाजार विश्व प्रसिद्ध है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है। यहाँ शेयरों के चढ़ते उतरते भाव देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाते रहते हैं। कितनों को ये अरबपति बना देते हैं, तो दूसरी तरफ कितनों को पाई पाई का मोहताज कर दिवालिया बना देते हैं। मुंबई भारतीय आयात निर्यात का केंद्र है। यह भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके पश्चात ही चेन्नई, कोलकाता या विशाखापत्तनम का आदि का स्थान आता है। मुंबई शहर एक और चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह है उसके कई मंजिली आकाश छूते गगनचुंबी भवन, जिन्हें स्काई स्क्रेपर्स कहते हैं। ऐसे भवन मुंबई में जितने हैं, उतने भारत के किसी और नगर में नहीं। इसका प्रमुख कारण यह है कि मुंबई एक टापू पर बसा है। इसका क्षेत्रफल अधिक नहीं है। आबादी बढ़ती जा रही है, पर उस अनुपात में मकान नहीं बन सकते। इसी कारण मुंबई आकाश में धरती तलाशती है। जो भी हो, इन स्काई स्क्रेपर से मुंबई के सौंदर्य में वृद्धि ही हुई है। उसके आसमान को आच्छादित करती ये गगन स्पर्शी इमारतें मन को मोह लेती हैं। मुंबई आज एक शहर मात्र है, किंतु पहले यह एक विस्तृत राज्य था। अंग्रेजों के काल में बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भारत के पश्चिमी तट का सारा उत्तरी भाग, सिंध, मालवा और गुजरात इसमें सम्मिलित था। मुंबई देश का मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रतीक के रूप में सागर तट पर एक महाद्वार भी निर्मित है, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। मुंबई बंदरगाह 18.53 उत्तरी अक्षांश और 72.54 पूर्वी देशांतर रेखा पर अरब सागर में स्थित है। बंदरगाह की भव्यता और महत्ता अंग्रेजों की देन है। इसके पूर्व यह दलदलों, खाइयों और चट्टानों से पटा था। नगर की वर्तमान भूमि, बंदरगाह तथा आसपास के भूभाग पर पुर्तगाली सेनापति अल-बुकर्क का अधिकार 1510 से ही था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जब 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में इस बंदरगाह को भी उन्हें दे दिया। इसकी खस्ता हालत देखकर
चार्ल्स द्वितीय ने इसे तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में केवल 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया। इसके परिष्कृत रूप का श्रेय मुंबई प्रेसिडेंसी के तत्कालीन गवर्नर जेरल्ड ओंगियर को जाता है। 1669 से 1677 तक 9 वर्षों तक उसने गवर्नर के पद को संभाला और इसी दौरान बंदरगाह और नगर का विकास किया गया। अब यह एक अत्यंत समृद्ध नगर बन गया और सूरत, जो इससे पूर्व अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय नगर था, पीछे रह गया। अब मुंबई नगर ही अंग्रेज व्यवसायियों का प्रमुख व्यवसाय स्थल बन गया। मुंबई, बड़ौदा और सेंट्रल रेलवे की लाइनें सन 1864 में बिछकर पूरी हुईं, तथा उसके वर्षों बाद जब स्वेज नहर चालू हुई तो मुंबई बंदरगाह का महत्व सहसा बहुत बढ़ गया। यूरोप से पूर्व की ओर जाने वाले छोटे बड़े जलयानों के रुकने योग्य यह प्रथम बंदरगाह था। भारत से व्यापार तो पश्चिमी देशों ने इस बंदरगाह के द्वारा ही किया। सुदूर पूर्व के देशों में भी यहाँ पर रुककर कोयला पानी लेकर यूरोपीय जलपोत जाने लगे। मुंबई के वर्तमान रूप में आने की कहानी अभी शेष है। जैसा पहले कहा गया, मुंबई प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र और गुजरात सम्मिलित थे और अंग्रेज इसे उसी रूप में छोड़कर गए। स्वतंत्रता के पश्चात जब 1960-70 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन आरंभ हुआ तो मुंबई प्रेसिडेंसी को महाराष्ट्र और गुजरात 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। मुंबई अब केवल एक शहर रह गया। महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में मुंबई केवल फिल्म नगरी ही नहीं, सूती वस्त्रों का निर्माता भी है। महाराष्ट्र में रुई पर्याप्त होती है, इसीलिए मुंबई की कपड़ा मिलों को फलने फूलने का अवसर मिलता है। मुंबई को समृद्ध बनाने में पारसी व्यवसायों का प्रमुख योगदान है। मुंबई का स्वतंत्रता आंदोलन में भी पर्याप्त योगदान रहा है। यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि कांग्रेस, जिसने अंततः महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसका प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में ही संपन्न हुआ। ये बात और है कि गांधी जी उस समय तक कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। मुंबई के संबंध में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का उल्लेख न हो तो उसकी कहानी अधूरी रह जाएगी। 1897 में यहाँ भीषण प्लेग फैला, जिसकी चपेट में पूना तक आ गया। तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाए। रोगियों को तो उसने नगर से बाहर किया ही, पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों को भी साधारण अंदेशे के आधार पर ही बाहर कर दिया गया। स्पष्टतः अंग्रेजों को अपने प्राणों का भय था और छूत वाली इस बीमारी से भयभीत होकर वे ऐसे कड़े कदम उठा रहे थे। बाल गंगाधर तिलक उस समय एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। अंग्रेजों की क्रूरता के विरुद्ध उन्होंने जोरदार आंदोलन चलाया। यहाँ तक कि अपनी लोकप्रिय पत्रिका केसरी में उन्होंने इसके विरुद्ध आग उगलती टिप्पणियां भी की। अंग्रेज उनसे नाराज हो गए और राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। तिलक के इस कार्य ने राजनीतिक क्षेत्र में उनका रुतबा बहुत बढ़ा दिया।